दोस्तों नमस्कार। आजकल भारत की अदालतों में खासकर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दे को लेकर काफी चर्चा है। आफ्टर ऑल जो लीकर घोटाले का पैसा था वो कहां गया? अरविंद केजरीवाल पे आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि ये पैसा गया कहां। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट आजकल भारत की अदालतों में चल रहे हैं। दोस्तों आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्या अपराधी या जो रिश्वत लेता है वो पैसा अपने पास रखता है, और अगर उसको रिश्वत लेनी है और पैसा अपने पास रखना है तो क्या उसको ये नहीं पता कि वो पकड़ा जाएगा अगर उसको ये कोई भी पूछेगा कि ये पैसा कहां से आया? तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनमें कम दिमाग है, या वो सोच नहीं सकते हैं कि अपने आप को कैसे बचाना है? आज चर्चा इस बात की है। आज मैं आपसे ये चर्चा करने वाला हूं कि जो भ्रष्ट लोग होते हैं या जो रिश्वत का पैसा लेते हैं, करप्शन का पैसा होता है, ब्लैक मनी है, इलीगल ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैं, वो लोग उस पैसे का करते क्या हैं? जो लोग अपराधी हैं वो जब पैसा जनरेट करते हैं तो वो पैसे का करते क्या है? कहां जाता है वो पैसा? पकड़ में क्यों नहीं आता वो पैसा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। आज इसी पे मैं चर्चा करूंगा। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि जो मैं घटनाएं आपके साथ बताने वाला हूं वो मैंने फर्स्ट हैंड लोगों से सुनी हैं, समझी हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं जिसके बारे में आज के समाज को, खासकर अदालतों को समझना होगा कि अगर आप 50 साल पुराने आर्ग्यूमेंट में प्रोसीड ऑफ क्राइम को लेके ही अगर आप अदालतों में निर्णय देंगे तो ज्यादातर अपराधी छूट जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके साथ करने वाला हूं। और इस वीडियो को शेयर करना इसलिए भी जरूरी है कि ताकि समाज में इस बात की चर्चा हो कि अपराधी किस तरह से अपना पैसा मैनेज करते हैं। और बहुत सारे एविडेंसेस या जो आज मैं घटनाक्रम आपके साथ चर्चा करूंगा, आप ये कह सकते हैं मेरा फर्स्ट हैंड इंटरफेस रहा है कुछ लोगों के साथ, जो लोग या तो इस तरह के पैसे को मैनेज करते रहे या इस तरह की घटनाओं में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सम्मिलित रहे। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को लेके, और उम्मीद है कि आपने वीडियो शेयर कर लिया होगा। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं और फिर हम उनके आंसर ढूंढेंगे। आपने कभी सोचा है कि जो लोग जेल में बंद होते हैं वो अपराध कैसे करते हैं? उनका जेल के बाहर पैसा कौन मैनेज कर रहा होता है? क्या उनके परिवार वाले? ज्यादातर इस तरह के गैंगस्टर के परिवार वाले, ज्यादातर हमने ये देखा है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या बैंकिंग सिस्टम में सक्षम नहीं होते, तो उनका पैसा कौन मैनेज करता है? इसका मतलब ये है कि अपराधियों के साथ भी एक पूरा तंत्र है जो उनका ब्लैक मनी या एक्सटॉर्शन मनी मैनेज करता है, और इसमें बहुत सारे सफेद पोश इंसान भी होते हैं, जैसा आपने भारतीय मूवीज में देखा होगा। उदाहरण के लिए, जो नक्सलाइट्स अपने एरिया में पैसा उगाही करते हैं, एक्सटॉर्शन का मनी व्यापारियों से लेते हैं, वो पैसा कहां जाता है? कुछ व्यापारियों से वो एक्सटॉर्ट करके पैसा लेते हैं, बिजनेसेस से पैसा लेते हैं, फैक्ट्री वालों से पैसा लेते हैं और दूसरे व्यापारियों को दे देते हैं कि आप इसको रखिए और आप इसको यूज करिए। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अपराध का पैसा होता है ना, वो स्टैग्नेंट नहीं होता है, वो एक जगह रुका हुआ नहीं होता, वो इकोनॉमी में चलता रहता है, इसलिए उसको पकड़ना मुश्किल होता है। जब इस तरह का पैसा दूसरे व्यापारियों को दे दिया जाता है कि आप इसको इस्तेमाल करिए, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम आपसे ले लेंगे, तो अब आपको ना बैंक की जरूरत है ना अकाउंट्स रखने की जरूरत है। कारण बहुत सिंपल है, अगर कोई अपराधी एक व्यापारी से मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन करके पैसा लेता है और दूसरे व्यापारी को वो रखने के लिए दे देता है कि सेठ जी आप इसका इस्तेमाल करिए, जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगा, मुझे ब्याज व्याज नहीं चाहिए, बस आप इसको रख लो। अब उस व्यापारी के पास 1 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आती है, वो उससे व्यापार करता है, नॉर्मल काम चलता रहता है।
जब उसको पैसा चाहिए होता है सेठ जी 1 करोड़ रुपए वापस दे देते हैं। अब सवाल इस बात का है, जब मैंने पूछा कि अगर सेठ नहीं दे तो जवाब बहुत सिंपल था, सर जान सबको प्यारी होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बैंक की गारंटी है या नहीं है, आपको और कोई गारंटी दे ना दे, लेकिन सेठ जी इंश्योर करेंगे कि पैसा पूरी तरह से 1 करोड़ रुपए एक एक पाई उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। अब मुझे बताइए कि आप ये मनी ट्रेल कैसे ट्रेस करेंगे कि इस आदमी ने किसी से एक्सटॉर्ट किया और किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, वो तो सामने आया ही नहीं। ये सारा काम एक पर्ची, एक मैसेंजर के माध्यम से हो गया और कोड वर्ड में काम हुआ। अब आप क्या मनी ट्रेल करेंगे? ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट, ना कुछ। पहले बात। दूसरा, आपको लगता है इतने सारे इंस्पेक्टर्स रिश्वत लेते हैं, अधिकारी लोग रिश्वत लेते हैं काम करने की, ये पैसा जाता कहाँ है? कभी आपने जानने की कोशिश करी? ये पैसा भी रोटेशन में रहता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज में ये पैसा लगता है, रियल एस्टेट में पैसा लगता है। इसीलिए जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो अचानक सबसे बड़ी चोट रियल एस्टेट पे क्यों पड़ी थी? क्योंकि जो पैसा रोटेशन में था वो सब का सब रुक गया था, और जो 2 नंबर का पैसा था, जो लोग कन्वर्ट नहीं करा पाए, जिनका पैसा फंस गया, इसीलिए बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अटक गए थे। और जो लोग नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद के आसपास रहते हैं, वो जरा अगर प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बैकग्राउंड पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इस व्यक्ति के पास तो इतना पैसा था नहीं, तो ये इतने बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कैसे बना रहा था, ये मॉल्स कैसे बन रहे थे, ये अचानक प्रॉपर्टीज के रेट इतने ऊपर क्यों चले गए थे। कभी जानने की कोशिश करिए, अपने आसपास देखिए कि जो बिल्डर्स हैं, क्या वास्तव में उनकी इतनी क्षमता है कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले सकता है या बना सकता है? तो ये पैसा आया कहां से, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। एक व्यापारी ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई कि साहब आजकल रिश्वत का तरीका बदल गया है। इंस्पेक्टर्स आते हैं अपनी वाइफ के साथ, रिश्तेदारों के साथ पूरी शॉपिंग करते हैं, शादी की शॉपिंग है, पूरी शॉपिंग करेंगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो उनको शॉपिंग करनी है करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि उनको कितना पैसा किस व्यापारी से लेना है, किस दुकानदार से लेना है, किस शोरूम से लेना है, किस मॉल से लेना है, जो भी है। शॉपिंग होती है, सामान पैक कराया जाता है, साथ में ये इंस्पेक्टर रसीद भी लेके जाते हैं। इसका मतलब कि कल को अगर कोई ये पूछे कि आप इतनी महंगी शॉपिंग करके आए हो, पैसा कहाँ से आया, तो ये रसीद दिखा देंगे और कहेंगे देखिए हमने तो शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया था, बेटी की शादी है, हमें शादी में ये गिफ्ट बांटने थे, हम गिफ्ट खरीद के लाए हैं और ये रही रसीद है। अब आप क्या पता करेंगे? रिश्वत का पैसा, रिश्वत का माल उठाया, कोई जरूरी नहीं है कैश, उसके मुकाबले आपने ज्वेलरी ले ली, साड़ियां ले ली, बाकी चीजें ले ली और साथ में उन दुकानों से रसीद भी ले ली, ताकि अपने आप को तो आप बचा ही लेंगे ये कह के कि देखिए मैं तो पेमेंट करके आया हूं। और दुकानदार इसलिए दुखित है कि चलो माल तो गया सो गया, हमें अब उस पर जीएसटी भी देना पड़ेगा क्योंकि रसीद कट गई। अब समस्या इस बात की है कि नए तरीके करप्ट लोग ढूंढते रहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका आजकल जो चल रहा है, मान लीजिए आपके बच्चे विदेश में है, कोई जरूरी तो नहीं है कि पैसा देश में ही आए, पैसा ट्रांसफर हो जाता है सीधा आपके बच्चे के अकाउंट में। वो विदेश में है, वहां नौकरी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब यहां बैठ के ईडी क्या तफ्तीश कर लेगी कि पैसा गया कहां? विदेश में अगर कोई अकाउंट खुले हुए हैं और पैसा वहां चला जाता है, और वो भी आपके बच्चे के अकाउंट में, बहन के अकाउंट में, रिश्तेदार के अकाउंट में, पेरेंट्स के अकाउंट में, कोई भी और हो, तब आप कैसे ट्रेस करेंगे? आप तो पिक्चर में आए नहीं। इशारा बहुत था कि $10,000 पहुंचा दीजिए, $1,00,000 पहुंचा दीजिए, आपका काम हो गया। कहने का मतलब यह है कि ये इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो बार बार हम अक्सर ये कहते हैं कि आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी बहुत आसान तरीका हो गया है, आप उसमें धोखा नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज डिजिटाइज, कॉन्फिडेंशियल, ना उसको आरबीआई रोक सकता है, ना आप उस पर रेट डाल सकते हैं, ना आप उस अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। अब ईडी क्या करेगी अगर क्रिप्टो करेंसी में पैसा है तो? और क्रिप्टो करेंसी का फायदा यह है कि आप दुनिया में कहीं से भी बैठ के कभी भी अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर सकते हैं। कहीं ये कारण तो नहीं कि केजरीवाल साहब अपने मोबाइल के पासवर्ड नहीं दे रहे हैं,
कुछ तो राज है जो छुपाना चाह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी में इतनी छुपाने की जरूरत क्यों है? सवाल आज इस बात का भी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग घटना थी। एक कंपनी ने ये कहा कि साहब मेरे को रिश्वत देनी थी और मुझे कहा गया था कि आप एक ट्रक खरीद के दें। मान लीजिए कि 15-20 लाख रुपए की रिश्वत होगी, तो 15-20 लाख रुपए में वो ट्रक खरीदा गया और ट्रक खरीद के वापस उस कंपनी को कहा गया कि आप इस ट्रक का इस्तेमाल करिए और जो इसका किराया बनता है वो आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए और किसी रिश्तेदार के नाम पे। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, अब इसमें आप क्या पकड़ेंगे कि रिश्तेदार का ट्रक चल रहा है एक कंपनी में, कंपनी उस ट्रक का इस्तेमाल कर रही है सामान ढोने में और बदले में किराया दे रही है। अब बताइए इस रिश्वत को आप क्या बोलेंगे? ये तो बिल्कुल फेयर हो गया ना। ट्रक भी आपने नहीं खरीदा, ट्रक भी मालिक ने खरीदवाया, ड्राइवर भी उसने रखा और जो भाड़ा लेके आ रहा है, जो भी उसका बनता है मंथली, मान लीजिए आपने ट्रक 2000 किलोमीटर चलाया तो 2000 किलोमीटर के हिसाब से जो भी बनता है आप पर मंथ आप मनी ट्रांसफर करते रहिए। कंपनी को भी अक्सर इतराज नहीं होगा क्योंकि उनको एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए था जो मिल गया, बाकी खर्चे जो उसको ट्रांसपोर्टर को देने थे वो इनको दे रहा है, तो उसका भी काम हो गया, एक रेगुलर इनकम भी बन गई और ट्रक जो रिश्वत से आया था वो किसी रिश्तेदार के नाम पे था। अब उसमें आप क्या ट्रेस करेंगे कि किसने किसको क्या पैसा दिया? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम ये समझते हैं कि जो अपराधी है वो मूर्ख है और आसानी से मनी ट्रेल आपको मिल जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। इसी तरह से आप पार्टनरशिप वेंचर्स आज की तारीख में बड़े पॉपुलर है। आपने कहीं पे कोई इवेंट किया है, अब इवेंट आपको करना है, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, कोई एग्जीबिशन है उसमें स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब उस स्पॉन्सरशिप में आपने अधिकारी होने के नाते, मंत्री होने के नाते, पॉलिटिशियन होने के नाते, इन्फ्लुएंशियल पर्सन होने के नाते आपने 15-20 कंपनियों को फोन कर दिया कि आप इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करिए और पार्टिसिपेट करने के बदले में आपको वहां किराया देना पड़ता है। आपने वो किराया दिया। अब वो जब किराया दिया तो निश्चित रूप से एग्जीबिशन में अच्छा खासा मुनाफा भी होता है और जब वो मुनाफा हुआ उसको अगर एज ए कंपनी आपने शेयर होल्डर होते हुए या वेंचर कैप होते हुए उसमें अगर आपको एज ए एनुअल प्रॉफिट के रूप में आपको मिल गया तो क्या बुरा है? ये इंटरेस्टिंग एंगल है आज की तारीख में जिसको हमें समझना होगा। इसी तरह से बहुत सारी जगह स्कूल चल रहे हैं, बहुत सारी जगह रेंटल बिजनेस है, बहुत सारी जगह दुकानें खरीद के दे दी जाती हैं। एक केस ऐसा भी था कि जिसमें एक अधिकारी ने कुछ एप्लीकेशन, कुछ प्रोडक्ट को अप्रूव करने के लिए एक फ्लैट मांगा और फ्लैट में ये कहा कि मुझे गुड़गांव में या फरीदाबाद में कहीं कोई नया डेवलपमेंट हो रहा था, वहां पे एक फ्लैट चाहिए और वो डील हुई। और जब डील हुई तो उसमें अधिकारी ने अपने नाम से नहीं लिया, उसने किसी रिश्तेदार के नाम से लिया। हो सकता है उसकी बेटी के लिए हो, भाई के लिए हो, साली के लिए हो, किसी के लिए भी एक फ्लैट ले जा सकता है और वो दे दिया गया। अब आप इसको कैसे ट्रेस करेंगे कि किसने क्या कब किया, किसके नाम पे किया, किसने पेमेंट करी, क्यों करी, कैसे करी? क्या आसान है ये सब ढूंढना? आज सवाल इस बात को लेके हमारे सामने है। बहुत सारे लोग लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एक एंगल और है कि आज की तारीख में फेक कंसल्टेंसी बिल्स भी बनते हैं कि साहब ये पर्टिकुलर पर्सन को हमने कंसल्टेंट रखा था और बदले में हमने पर महीने उनको 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए जो भी है कंसल्टेंसी चार्जेस हमने दे दी। अब सवाल इस बात का है कि जिस व्यक्ति को आपने रखा उसकी कॉम्पिटेंसी थी, अब ये कौन चेक करने जा रहा है? अब कंसल्टेंसी के लिए आपने किसी को रखा, परिवार में से बेटे को रखा, बेटी को रखा, वाइफ को रखा, किसी को भी रखा और आपने उसको ऑफिशियल बना दिया और आपको बकायदा ऑफिशियली चेक के रूप में पेमेंट आ रही है कंसल्टेंसी चार्जेस, मतलब आपकी रिश्वत वाइट के रूप में आ रही है। अब आप काम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने जिसके नाम पे कंसल्टेंसी दी है वो आपका कोई रिश्तेदार है जिसकी कॉम्पिटेंसी ही नहीं है उस सेक्टर को संभालने की या उस एक्टिविटी को करने की। लेकिन क्योंकि एक दूसरे को ओबलाइज करना है तो रास्ते निकाले जाते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब आज की दुनिया में हम मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं कि पैसा कहां गया, ढूंढ के लाओ,
करप्शन हुआ या नहीं हुआ हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक मनी ट्रेल नहीं होगा। तो मेरे रिक्वेस्ट है भारतीय न्यायालयों से, कोर्ट से, जजेस से कि सर दुनिया बदल गई है, दुनिया बहुत एडवांस हो गई, आपके कानून आउटडेटेड हैं। आपके जब कानून बने थे उस समय डिजिटल इंडिया नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, उस समय कमोडिटी मार्केट्स नहीं थे, उस समय स्टॉक मार्केट नहीं थे। आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? क्या कोई झोले में रख के पैसा जाता है? या वो जमाना था कि जब आप रंगे हाथों रिश्वत लेके पकड़े, किसी के जेब से 50,000 मिल गए, किसी के 10,000 मिल गए। वो छोटे चोर होते हैं सर जहां मनी ट्रेल मिलती है, बड़े चोरों की मनी ट्रेल नहीं मिलती है। वो पूरा सिस्टम काम करता है, उनको खुद भी जाना नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां ट्रांजैक्शन बस स्टैंड पे हुए हैं, जहां पे अधिकारियों के जो, जिसको बोलते हैं मिडल मैन, वो बस स्टैंड पे हिसाब करते थे। अगर आप बस स्टैंड में किससे पूछोगे क्या बात हो रही थी, कोई आदमी लेके बैग खड़ा है आपके बाजू में, 2 लाख रुपए उसके बैग में है, आपको क्या पता, आप क्या रेट डालोगे उस पर? और दोनों लोग बस आई, बस में बैठ के चले गए। अब क्या ईडी के अधिकारी उस बस के पीछे पीछे भागेंगे? आपको क्या पता वो 2 लोग कौन थे? कहने का मतलब ये है कि आपको समझना होगा कि दुनिया बदल गई है, दुनिया स्मार्ट हो गई है। सिर्फ मनी ट्रेल के आधार पे अगर आपने जजमेंट देना शुरू कर दिया तो 99% क्रिमिनल, बड़े क्रिमिनल तो सारे बच जाएंगे, छोटे क्रिमिनल फंसेंगे जो बेचारे 5-10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो मुझे लगता है कि न्यायालय को बदलती दुनिया के हिसाब से अपनी सोच को बदलना होगा, कानूनों को बदलना होगा। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने एक और मुद्दे पे आज कहा कि जब कानून बने थे, जैसे लीकर का केस चल, टॉक्सिकेंट इंटॉक्सिकेंट लीकर का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है, कि हम फेडरलिज्म की परिभाषा, जब भारत आजाद हुआ था उस समय जो कॉन्टेक्स्ट था और आज जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर हो रहा है, फेडरलिज्म मैच्योर हो रहा है, हम उसको नए रूप में देखना चाहते हैं। तो क्या आप भ्रष्टाचार को नए रूप में नहीं देखना चाहेंगे? क्या प्रोसीड ऑफ क्राइम के लॉजिक को नए रूप में नहीं देखना चाहेंगे? आज सवाल इस बात का है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या बड़े चोर ट्रेल छोड़ते हैं, या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या कहीं पे खड्डे में या डब्बे में या अलमारी में रखी हुई करेंसी नोट होगी? आपको क्या लगता है? आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे आपने अनुभव किए होंगे, आपसे रिश्वत मांगी गई होगी, आपको मजबूर किया होगा रिश्वत देने के लिए, और कौन कौन से तरीके से रिश्वत दी जाती है। अगर आपका कोई अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये चीजें समाज को जागरूक करें कि किस तरह से अपराध का और अपराधी का तरीका बदल रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।